नमस्कार। फिजिक्स के छात्र फॉरेस्ट्री में एमएससी और अब जिले की प्रशासनिक कमान संभाल रहे हैं। एक जुनूनी प्रशासक। आज बात हम एक ऐसे अधिकारी से करेंगे जो आमजन से, जनता से सीधा कनेक्ट होना, सीधा संवाद करना में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तीसरे प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया। 2016 बैच के आईएएस अधिकारी, वर्तमान में गाजीपुर के जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद। नहीं, हम अच्छे हैं। शुरुआत सर, जब हम लोग इस पॉडकास्ट की चर्चा लोगों से कर रहे थे, कई लोगों से संवाद हुआ, बातचीत हुई आपके संदर्भ में। चूँकि आपको आए अभी 4 महीने ही लगभग हुए हैं, तो सबका ये कहना है कि डीएम साहब जो है वो काम करने में बहुत जुनून है उनका। ये मोटिवेशन कहाँ से आया? देखिए, पब्लिक सर्विस जो है ये पहले से ही, जब हम तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम की, तभी से ये था कि पब्लिक सर्विस करना है। और इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा गया था कि पब्लिक सर्विस क्यों करना चाहते हैं। तो मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वही एक कारण है, और हमें अच्छा लगता है लोगों की मदद करने में और जो भी हमारा दायित्व है उसको रिस्पॉन्सिबली निभाने में। आप बिहार से? बिहार में मेरी पढ़ाई हुई थी, बट ओरिजिनली हम यूपी से हैं। अच्छा। हाँ। तो आप कहा जाता है आपकी चूँकि वहाँ पढ़ाई हुई है, तो एक बात मानी जाती है कि बिहार की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि वहाँ आईएएस बन के निकलते हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में एक तो जो गवर्नमेंट की नौकरियां हैं उसमें काफ़ी लोग आते हैं, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली कम होती हैं, और लोगों को काफ़ी मेहनत करने की आदत होती है वहाँ की। तो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए वहाँ से काफ़ी लोग गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट होते हैं। प्राथमिक पढ़ाई सर आपकी गांव से हुई थी? नहीं, मेरी जो भी स्कूलिंग है वो कस्बे और शहर से ही हुई है। तो पढ़ाई में मन लगता था? हाँ, शुरू में तो मतलब हम एवरेज ही स्टूडेंट थे, और मतलब थ्रू आउट दी जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी, एक एवरेज या अबव एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे हम। आज की प्राथमिक पढ़ाई और आपके समय में कोई अंतर आप देखते हैं? आज तो डिजिटाइजेशन ज़्यादा हो गया है, और नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, चाहे एक मतलब इंफॉर्मेशन है, वो ज़्यादा बढ़ गई है, और ज़्यादा अवेयर हैं लोग आज के समय। आज से लगभग 15 साल 20 साल पहले लोग कम अवेयर थे। कंपटीशन टफ। तो कंपटीशन भी, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी बढ़ रहा है, तो इसलिए उस एज ग्रुप में लोग ज़्यादा हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन तो ऑब्वियसली बढ़ा है। लेंदी कोर्स हो गया है? सिविल सर्विसेज में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले सीसैट का पेपर नहीं होता था, तो सीसैट का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ। 2 सब्जेक्ट्स को हटा के 1 सब्जेक्ट किया गया। तो ये सब चेंजेस आए हैं, और बाकी ज़्यादा डायनामिक टाइप का पेपर्स अब आ रहे हैं, जैसा कि हमें देखने को मिलता है। आज स्कूल में एकेडमिक से ज़्यादा स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात होती है। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। बल्कि स्किल डेवलपमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से वो जोड़ता है। साथ ही मल्टी फैसेटेड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए आज के समय। आपकी पढ़ाई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई, फिर उसके बाद आपकी फॉरेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी किया। क्या पढ़ाई में पेरेंट्स का, गार्जियन का भी दबाव रहता है या था आपके ऊपर? देखिए, एक बात हम करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे पहले, तो जो 2 साल का करिकुलम होता है वो दैट इज़ इक्वलेंट टू अ डिग्री। ओके। इसलिए वो डिग्री के रूप में। बाकी पेरेंट्स तो सपोर्ट करते थे कि पढ़ाई करें, हम आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हों। घर पे इस तरह कभी कोई दबाव पढ़ाई के लिए? नहीं, सपोर्ट था। सपोर्ट था, और मतलब ये पता था कि क्योंकि हमारे परिवार में काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज से हैं, तो इसलिए ये था कि मतलब खुद भी कुछ काम करके आगे बढ़ना है। तो खुद का लगा कि आईएएस करना है, इसको क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है?
हाँ, मतलब आसपास क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता है तो आप देखते हैं लोगों को, तो इसलिए एक मोटिवेशन भी आता है। तो वो एक रीज़न रहा कि हमने ये चूज़ किया। मोटिवेटर सर कहते हैं जो मोटिवेशन क्लासेस लेते हैं या तो वो ज़्यादातर वो कहते हैं कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी, रिश्ते नाते छोड़ने होंगे, तो जाकर आप आईएएस हो पाओगे। देखिए, कंपटीशन तो टफ़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अब बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस वो किस लेवल तक जाती है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरा व्यक्ति कैसे तैयारी कर रहा है। तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करिए। अब बेस्ट परफॉर्मेंस आपका चाहे वो 10 घंटे में होता है या 12 घंटे में होता है या 8 घंटे में होता है, ये हर आदमी का अलग है। तो आप अपना बेस्ट करिए, उसमें सेटिस्फाइड रहिए। सिलेक्शन जो है वो बहुत ही उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, कोई डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता है। इसलिए सिलेक्शन होता है या नहीं होता है वो तो रिज़ल्ट है, बट आपको अपना कर्म करना चाहिए। जो ये सर कहा जाता है कि रिलेशन से कट जाना है, इससे थोड़ी दूर रहना है तो थोड़ा आसान रहेगा, इसका क्या, इसके पीछे की लॉजिक क्या देखिए, देखते थोड़ा हैं आप? फोकस तो रहना पड़ता है। और मतलब जो हम नहीं कहेंगे कि कटने की ज़रूरत है, बट ये है कि अब फोकस्ड अप्रोच तो रखना चाहिए। देश के अंदर नीट की परीक्षाएं होती हैं, आईआईटी जेई की परीक्षाएं हैं, अन्य बहुत सारी परीक्षाएं हैं। क्या आईएएस परीक्षा इनकी तुलना में इतना टफ है या केवल एक माहौल बना दिया जाता है? मेरे हिसाब से सभी परीक्षाएं जो हैं उनका एक अलग अलग तरीका होता है। आईआईटी का हो चाहे आपका नेट हो। हाँ, नेट की परीक्षा हो, बट ये है कि हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, उसके अलग तरीके से तैयारी होती है। सब एग्ज़ाम्स देखे जाएं तो इक्वली टफ हैं अगर देखा जाए, और इक्वली जो हैं वो इजी भी हैं। इस सेंस में बेसिक है जो कौन तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी कितनी है, ये डिपेंड करता है, और चॉइस कैसी है आपकी। चॉइस। हाँ। ओके। पेरेंट्स सर अक्सर जो है बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं। आज के अगर तुलना करें आपके समय और आज वर्तमान में, तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे रहना चाहिए पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के प्रति? और देखिए, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उनके लिए भी एक सम्मान का विषय होता है, और वो भी चाहते हैं कि बच्चों में एक एथिक्स और मोरालिटी भी डेवलप हो, साथ में मेहनती हों और एक अच्छा इंसान के रूप में विकसित हों। तो मतलब ये जो उनकी चाहत है वो कोई गलत नहीं है। बाकी बच्चों को भी अपना परफॉर्म करना चाहिए, अपना भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहिए। जो पॉजिटिव रहते हैं पेरेंट्स, वो कहते तैयारी के लिए 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी के लिए भेज दिया है, कोटा भेज दिया, दिल्ली भेज दिया प्रिपरेशन के लिए, ये क्या जल्दीबाजी है? ओवरबर्डन। ओवरबर्डन मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटीज़ इनकलकेट करना चाहिए। बाकी हर बच्चे का अपना भविष्य है और हर बच्चे का अपना हुनर है, तो उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ेगा। बट ये है कि स्वाभाविक सी बात है, पेरेंट्स चिंता तो करते हैं। सर अक्सर ये सुना जाता है कि हाई स्कूल तक के बच्चे भी अगर परीक्षा में फेल हो गए तो आत्महत्या कर ले रहे हैं, ट्रेन से कट जा रहे हैं। ये इतनी उम्र भी नहीं होती कि वो बच्चे परिस्थितियों को समझ पाए, फिर भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें ज़रूरत है कि हम लोग बच्चों में मेंटल टफनेस डेवलप करें। मेंटल स्ट्रेंथ होगी बच्चों में तो इस तरह की चीज़ें कम होंगी। बाकी एक हमें इन्वायरमेंट भी देना चाहिए जहाँ बच्चे का कंपटीशन अपने आप से हो, ना कि दूसरों से हो। तो जो इन्वायरमेंट है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी होता है, या टीचर्स का भी इसमें रोल इम्पॉर्टेंट है। और अगर सही तरीके से अच्छा इन्वायरमेंट, एक मतलब एक कंजेनियल एटमॉस्फेयर दिया जाए तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। पेरेंट्स का कितना रोल है सर इसमें? पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। बाकी रिज़ल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, रिज़ल्ट अच्छा हो जैसा भी हो, हर चीज़ से एक लर्निंग होती है। आदमी सेलेक्ट, मान लीजिए हम सेलेक्ट नहीं भी होते तो भी एक लर्निंग होती और कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते। ऐसी घटनाओं के पीछे आपने स्वयं तैयारी किया है, तो पेरेंट्स, स्कूल, समाज, जिम्मेदार कौन है? देखिए, हमें सबको एक साथ मिल के करना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की भी है, चाहे समाज की है, चाहे पीयर्स हैं, कोलीग्स हैं, सबको मिल के एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। 2013 आपका आईएफएस में सिलेक्शन हुआ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्यों छोड़ दिया?
देखिए, मेरा ये था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एक हमें सेक्टर पे काम करने को मिल रहा था, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ये था कि मल्टी सेक्टर्स थे। डिफरेंट सेक्टर्स में भी आप काम कर सकते हैं, जिसमें फॉरेस्ट एनवायरनमेंट भी एक सेक्टर है, डेवलपमेंट भी एक सेक्टर है। तो इसीलिए हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम दिया। आपकी एजुकेशन जो है फॉरेस्ट्री एमएससी वो उसी फील्ड की थी? मेरी जो एजुकेशन है वो फिज़िक्स में थी, तो मेरा फिज़िक्स और मैथमेटिक्स था, तो उसमें हमने अपना पढ़ाई की। तो हम आगे चाहते तो रिसर्च भी कर सकते थे, वो भी एक ऑप्शन था, बट क्योंकि पब्लिक सर्विस हमने शुरुआत से देखा है, घर तो में थोड़ी देखा एक अंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए हमने इसको चुना। जॉब करते समय यूपीएससी क्रैक करना कितना मुश्किल होता है? डिफ़िकल्ट तो होता है, क्योंकि आप एक जॉब में हैं, उसकी अपनी रूटीन है, उसका एक अपना डिसिप्लिन है, वो भी आप नहीं ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो समय बचता था उसमें हम तैयारी करते थे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगता है। टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होता है? मुश्किल होता है, बट यही है कि उसमें आदमी जो बेस्ट कर सकता है वो करने का प्रयास करता है। मुश्किलात आपके साथ भी आई? हाँ, डिफ़िकल्टीज आती थी, बट ये है कि फिर आदमी कांस्टेंट परसुएंस करता है। आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग बहुत होती है या ऑनलाइन क्लासेस शुरू, तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस बेहतर किसको देखते हैं आप, फिजिकल या ऑनलाइन? जैसे हमने तो फिज़िकल क्लासेस किया था, ऑनलाइन क्लासेस नहीं किया था। टेस्ट सीरीज़ हमने ऑनलाइन दिया था, तो फिज़िकल क्लासेस भी हमें तो अच्छा लगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, तो मतलब हमें लगता है दोनों काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो माहौल मिलता है? फिज़िकल इंटरेक्शन तो ऑब्वियसली किसी बात है कि ज़्यादा इंटरेक्शन हो सकता है, थोड़ा एक जो पर्सनल टच है टीचर्स का वो थोड़ा मिस होता होगा, बट हमें लगता है कि जिसको सीखना है, जिसको करना है, वो करके आगे बढ़ सकता है। पर्सनल टच की बात आप कर रहे हैं सर, तो अगर ऑफलाइन क्लासेस में पर्सनल टच तो नहीं सॉरी ऑनलाइन क्लास में पर्सनल टच तो नहीं मिलता, इससे पढ़ाई में भी थोड़ी अंतर आती है, समझने पढ़ने में, एक माहौल में? देखिए, पढ़ाई में ज़रूर ये बात है कि ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म भी ज़्यादा इस मामले में रहेगा। बाकी ये है कि वहाँ पे दिल्ली जाना या किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाना, वहाँ पे रहना, वो भी एक काफ़ी हाई एक्सपेंडिचर का काम है। Environment। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमने जैसा डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया एजुकेशन का, तो वो भी हेल्पफुल है एटलीस्ट ऐसे इकोनॉमिक सेक्शंस के बच्चों के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं या मिडिल इनकम ग्रुप के लिए। ये इतना प्रोफेशनल सर्विस है आप लोगों का, फिर भी इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है, फॉर्मल ही पहनना होता है। कभी विचार नहीं आया कि कोई ड्रेस कोड होता है या कुछ इस तरह का? नहीं, ड्रेस कोड तो हम लोग का है, इसमें मतलब एकेडमी ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करता है, हम लोग भी उसका फॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो ड्रेस कोड तो है इसमें। पिछले दिनों आरेका जी थी यहाँ, उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पर रोक लगा दिया था कि सचिवालय अन्य विभागों में लोग नहीं जाएंगे। तो इस तरह का कोई ड्रेस कोड ऊपर से होता है या स्वतः जो प्रोफेशनल? नहीं, सही बात है, जीन्स और टी शर्ट ये तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है किसी भी तरीके से। फॉर्मल वेयर के लिए, चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, दोनों के लिए फॉर्मल वेयर प्रिस्क्राइब्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो वही पहनना चाहिए। ये ड्रेस कोड जो होता है ये भय का प्रतीक है? नहीं, भय का प्रतीक नहीं है, ये डिसिप्लिन का प्रतीक है, और इससे ये पता चलता है कि जो भी अधिकारी है वो भी डिसिप्लिन में है। आपने सर तीसरे प्रयास में 10वां रैंक हासिल किया, पहले 2 प्रयासों में क्या सीखा और क्या बदलाव किया आपने? ये तैयारी करने वाले बच्चों को एक संदेश होगा। देखिए, जैसे मेरा ऑप्शनल था फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, तो जब एक सब्जेक्ट हो गया तो मेरा ऑप्शनल फिज़िक्स था। मैथ्स में मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती थी, इसलिए मार्क्स काफ़ी कम आ जाते थे। बाकी फ़िज़िक्स में क्योंकि मेरा एजुकेशन था तो फिज़िक्स में मार्क्स अच्छे आते थे। जीएस में उतना ध्यान नहीं दे पाए, तो इसलिए ऑन एन एवरेज जो मार्क्स थे वो थोड़े कम आ जाते थे। तो प्रैक्टिस हमने बढ़ाई, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा किया। ऑन एन एवरेज लगभग 1 घंटा हर दिन हम प्रैक्टिस करते थे आंसर राइटिंग, चाहे वो न्यूज़पेपर का हो या फिर वो मैगज़ीन्स का हो। तो उससे जो है वो क्वालिटी ऑफ आंसर और वो इम्प्रूव हुआ, इसीलिए मार्क्स ज़्यादा है उसमें। सर एक ट्रेंड है जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, तो ये क्या वोकैब के लिए है या
जो है जो नॉलेज एक गेन करते हैं अखबारों से, वो तो हम दैनिक जागरण से भी कर सकते थे। तो ज़्यादा प्रेफर वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक? देखिए, ये न्यूज़पेपर्स एक तो नेशनल लेवल पे भी काफ़ी पॉपुलर हैं, और दूसरा अगर इंग्लिश लैंग्वेज देखें, काफ़ी लोग एग्ज़ाम इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं, तो ज़्यादा आर्टिकुलेट ये लोग लिखते हैं, और जो इनका एनालिसिस है, इम्पॉर्टेंट तो एनालिसिस होती है हर चीज़ की, तो ज़्यादा लोग कंफर्टेबल होते हैं, और थोड़ा सा यूपीएससी टाइप का ही इनका एनालिसिस होता है, तो इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं ये लोग। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया क्या था? मतलब देखा जाए, क्योंकि मेंस में मेरा 2 बार नहीं हुआ, तो हमें ये लगता है कि मेंस, प्रीलिम्स तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट था, क्योंकि प्रीलिम्स मेरा हर बार हो रहा था, और मेंस और इंटरव्यू में थोड़ा सा कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़ी, तो प्रीलिम्स आपके लिए प्रीलिम्स मेरे लिए थोड़ा इजी था। इजी था। लबासना आईएएस ट्रेनिंग स्कूल, आम लोगों को लगता है कि प्री मेंस इंटरव्यू के बाद अब आईएएस हो गए, अब यूपीएससी की जो परीक्षा पास कर ली उसमें जो है आईएएस बन गया। जो ट्रेनिंग आपकी जिसे आप गुजरना पड़ता है, ये लोग कम जानते हैं इसके बारे में। लबासना के बारे में जो है ज़रा कम बात होती है, थोड़ा हम इस पर भी आपसे समझते हैं। कैंडिडेट को कॉल लेटर आ गया, फिर उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? इतना तो आम जन में है। देखिए, कॉल लेटर आता है, अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसके बाद फिर आपको एक ज्वाइनिंग डेट मिलती है, उस डेट को आपको ज्वाइन करना होता है मसूरी में फाउंडेशन कोर्स होता है, वहाँ पे 3-3.5 महीने का, उसमें सभी सर्विसेज का एक साथ ट्रेनिंग होती है, और एक करिकुलम होता है जिसका मेन पर्पस होता है कि सभी सर्विसेज में आपस में एक कंजेनियल एटमॉस्फेयर रहे, और आपस में इंटरेक्शन अच्छा रहे। तो वो कोर्स जो होता है वो बहुत ही मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ कोर्स होता है। वो 3-3.5 महीने का कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग में सभी सर्विसेज जो हैं अपनी अपनी एकेडमीज़ में चले जाते हैं, और आईएएस ऑफिसर्स मसूरी में रहते हैं, उनका प्रोफेशनल कोर्स चलता है, वो भी लगभग 1-1.5 साल चलता है। तो उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, तो वो भी चलता है लगभग 7-8 महीना। तो इस तरीके से एक कोर्स डिफाइंड है, करिकुलम डिफाइंड है, उसी को वो लोग फॉलो करते हैं। सर ट्रेनिंग पीरियड क्या होती है आईएएस की? तो लगभग 2 साल होता है। 2 साल की ट्रेनिंग। जब लबासना पहुँचते हैं तो क्या माहौल रहता है वहाँ का? देखिए, सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, बाकी एक ये भी रहता है, एंथुजियाज़म रहता है कि आगे क्या होगा, तो उसके बारे में भी सोचते हैं। बट मोर और लेस जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है धीरे धीरे कि कैसा क्या आइडियलिज़म है, क्या प्रोफेशनलिज़म है, जो कि हर ऑफिसर को रखना चाहिए, जो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कशन होता है। तो इस तरह का चीज़ें रहती हैं। जब आप पहली बार पहुँचे तो क्या फीलिंग थी? एक कॉन्फिडेंस, एक सेटिस्फैक्शन था कि एटलीस्ट जो हम करना चाह रहे थे वो हमने अचीव किया। लबासना में सर किस तरह की एक्टिविटी होती है कैंडिडेट्स के लिए? एक तो जो कोर्स है, क्लासरूम सेशंस होते हैं, बाकी फिज़िकल एक्सरसाइजेज होती हैं, प्लस आपका ट्रैक होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह का। फिजिकल में सर किस तरह की चीज़ें? मॉर्निंग जो पीटी होती है, मॉर्निंग पीटी होती है, फिर मॉर्निंग जो पूरा मतलब अलग अलग तरीके के कोर्स वो हैं, जैसे आपका योगा के भी सेशंस होते हैं, और भी अन्य एक्टिविटीज स्पोर्ट्स होते हैं? स्पोर्ट्स भी होते हैं, स्पोर्ट्स के भी डिफरेंट स्पोर्ट्स, बैडमिंटन है, टेनिस है, और भी स्पोर्ट्स होते हैं। एक टर्म यूज़ होता है सर, सन ब्रेक, ये क्या होता है? सन ब्रेक, इसकी हमें जानकारी नहीं। ठीक है। विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जाती है भारत दर्शन का, क्या कार्यक्रम है सर ये? भारत दर्शन में ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि आप पूरे डिफरेंट स्टेट्स में विज़िट करते हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इसमें आर्मी का भी अटैचमेंट होता है, एयरफोर्स और नेवी का भी अटैचमेंट होता है। तो डिफेंस फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं, सिविल सर्विसेज कैसे काम कर रहे हैं, बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं,
और देश में और क्या एक्टिविटी हो रही है, पॉलिटिकल क्लास के साथ भी इंटरेक्शन होता है, तो ये सब एक्टिविटीज़ कंबाइन होकर होता है। ये लवासना में हर उम्मीदवार को एक हिमालयन ट्रैकिंग में भाग लेना होता है, जो लगभग लगातार 10 दिनों तक चलता है। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? देखिए, ट्रैक भी जो एक्टिविटी हमने बताया कि डिफरेंट सर्विसेज के लोग एक साथ एक चैलेंज लेते हैं। एक तो फिज़िकल स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का तो होता ही है, बाकी जो एक बॉनहोमी और एक इंटरेक्शन होता है वो फिर एक लाइफ लॉन्ग रहता है। जैसे हमारा ही जो ट्रैक ग्रुप था उसमें डिफरेंट सर्विसेज के लोग थे, तो आज भी हम उनसे कांटेक्ट में हैं, कनेक्टेड हैं। तो वो एक पर्पस यही है डिफरेंट सर्विसेज में आपस में एक अच्छा इंटरेक्शन हो, जिससे मेन पर्पस यही है पब्लिक सर्विस अच्छे से हो। इसके अलावा सर, इंडिया डे मनाने की एक विशेष परंपरा है, क्या है ये कार्यक्रम? इंडिया डे में ये होता है कि डिफरेंट क्योंकि बैकग्राउंड में पूरे इंडिया से लोग सेलेक्ट होके आते हैं, सर। तो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस से लोग वहाँ पे आते हैं मसूरी में, तो वो प्रदर्शन करें डिफरेंट एरिया का क्या क्यूजीन है, क्या कल्चर है। तो एटलीस्ट नेशनल इंटीग्रेशन एक पर्पस है, नेशनल इंटीग्रेशन हो, मेन पर्पस यही है। लवासना में सर उम्मीदवारों की परीक्षा होती है, जिसमें MCQ आधारित सवाल पूछे जाते हैं। एक तो UPSC की परीक्षा और फिर एक और परीक्षा, कैसे गुजरना होता है? देखिए, परीक्षा तो जीवन भर चलती है इंसान की, वो भी एक परीक्षा है। और वो भी मतलब क्योंकि वो करिकुलम है, उसमें भी आपको एग्ज़ाम देना है, आपकी टेस्ट होता है, तो वो भी एक क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। अब वो फ़ेज़ 1 होता है, फाउंडेशन कोर्स होता है, फ़ेज़ 2 होता है, हर कोर्स में एग्ज़ाम होता है। अब तो ऑनलाइन कोर्सेज़ भी DOPT ने शुरू कर दिए हैं, वो भी आपको करना होता है, वो उसके भी एग्ज़ाम्स होते हैं। क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है? क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मार्क्स जो हैं आपके इंटर से सीनियरिटी में भी काउंट होते हैं। तो अगर मार्क्स ऊपर नीचे हो गए तो किस तरह उसको देख करते हैं फिर? मतलब बस यही है कि हर आदमी को अपना बेहतर सीखना चाहिए और उसको बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। अब अगर ऊपर नीचे होता भी है तो ठीक है, मतलब लेट इट बी। सर, रैंक मिलने से पहले रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इन सब की ट्रेनिंग होती है, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, मतलब IAS की हम बात करें तो IAS, क्योंकि जैसा हमने पहले बताया कि मल्टी सेक्टर्स में काम करता है, तो हर सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें जो हैं जिसमें IAS ऑफिसर्स पोस्ट होते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक बैकग्राउंड रहे कि एक्चुअल फील्ड में क्या हो रहा है और किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिनको आपको आगे इम्प्लीमेंट करना है। आपकी पहली पोस्टिंग बरेली, उसके बाद फिर औरैया। ट्रेनिंग के बाद जब आप ज़मीन पर आते हैं, ज़िलों में जाते हैं, तो किस तरह का अंतर दिखता है? थोड़ा जो एटमॉस्फेयर है एकेडमी में वो आइडियलिस्टिक होता है और ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी अलग होते हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना और उसमें क्या बेस्ट आप पॉसिबल आप अपना इनपुट दे सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो वही हमने समझने का प्रयास किया और डेल्टा पॉजिटिव चेंज लाना, कोई आप बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकते एज अ पब्लिक सर्वेंट। आप डेल्टा पॉजिटिव जो चेंज लाते हैं वही सेटिस्फाइंग है। फील्ड पोस्टिंग वर्सेस सेक्रेटेरिएट, चूँकि आप सेक्रेटेरिएट में उसके बाद आप जाते हैं और फिर DM होकर आप अंबेडकर नगर आते हैं, CDO उससे पहले जौनपुर में आप रहते हैं, तो फील्ड पोस्टिंग वर्सेस सेक्रेटेरिएट, इसमें ज़्यादा चुनौतीपूर्ण टफ क्या है? देखिए, दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। फील्ड में पब्लिक इंटरेक्शन सीधे है, तो पब्लिक के इमोशंस को समझना, पब्लिक के जो उनकी डिमांड है उसको समझना, उस पर खरा उतरना, ये एक चैलेंज रहता है। प्लस टाइम मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट में ये होता है कि आपका एक एक फुल स्टॉप कॉमा का भी एक मतलब होता है, क्योंकि आप पॉलिसी बना रहे हैं स्टेट की, आप लॉ बना रहे हैं या आप एक कोई रूल बना रहे हैं पूरे स्टेट पे जो लागू होगा, तो पब्लिक कंसल्टेशन उसमें भी होता है। बट वो हमें लगता है ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क है जो गवर्नमेंट लेवल का है। पॉलिटिकल प्रेशर, ट्रांसफ़र और ये जो एथिकल डिलेमास का सामना कैसे करते हैं? जनरली मेरा तो ये रहा है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में रखने का, कि यस और नो में ही हर चीज़ होती है। बट ज़रूर ऐसी सिचुएशंस आती हैं
जहाँ पे आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है, बट ओवरऑल मेरा यही रहता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ही डिसीजन लिया जाए, जो भी डिसीजन लेना है। प्रेशर रहता है पॉलिटिकल? प्रेशर्स जो भी रहते हैं, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स होते हैं हर चीज़ के, तो उसमें जो जनहित में डिसीजन है वही लेने का प्रयास हम करते हैं। आप डीएम अंबेडकर नगर थे और अप्रैल 2026 में आप जो है गाज़ीपुर आते हैं। लगभग हम आज जब बैठे हैं तो 4 महीने के करीब, उससे कम ही हुए। जब आपको ये पोस्टिंग मिली गाज़ीपुर, तो मन में आया कहाँ माफियोग के ज़िले में आ गए? अब ये गाज़ीपुर जो है ये पूर्वांचल का डिस्ट्रिक्ट है। पूर्वांचल में हमने जौनपुर में भी सर्व किया है, सीडीओ तो पूर्वांचल एज ए सीडीओ, तो पूर्वांचल का थोड़ा एक्सपीरियंस हमको था। और ये ज़रूर था कि गाज़ीपुर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, पॉपुलेशन जो है अंबेडकर नगर से लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, तो थोड़ा आइडिया था हमें। बट ये है कि हर आदमी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, तो बस हम यही सोच के आए थे। गाज़ीपुर में कुछ जगहों पर फैक्ट्री से जो प्रदूषण हो रहा है, उसे जहरीले गैस निकल रहे हैं, कचड़े निकल रहे हैं, उसकी शिकायतें आती रहती हैं और हाल में ही राज्यपाल महोदय ने भी इस पर संज्ञान लिया था। तो प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, कैसे देख रहा है? देखिए, कुछ जगह जो है जैसे पानी में आर्सेनिक का इशू आया था, वहाँ पे जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उससे जो है बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। साथ ही वाटर पोल्यूशन के जो इश्यूज़ हैं, अब जैसे गंगा नदी पे पोल्यूशन के इश्यूज़ हैं, इस पे भी जो है एसटीपी प्लांट्स आ रहे हैं। जैसे गाज़ीपुर में तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पे नगर पालिका में, बाकी मोहम्मदाबाद है, जमनिया है, सैदपुर है, वहाँ पे भी एसटीपी के प्रपोजल्स जो हैं गवर्नमेंट को हम लोग भेज रहे हैं। तो जैसे ही वो स्वीकृत होते हैं फिर उस पर भी काम होगा, जिससे वाटर पोल्यूशन भी कम होगा। बाकी जल जीवन मिशन से जहाँ पे ग्राउंड वाटर है उसकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अक्सर आम जनमानस में ये चर्चा रहती है, आरोप लगता है कि सरकारी विभागों में या जो कार्यदायी संस्था हैं उनमें बिना कमीशन के काम नहीं होता। ऐसी शिकायत आप तक भी पहुंचती है? देखिए, जहाँ भी शिकायतें आती हैं वहाँ पे हम लोग उसकी जांच करा के कार्रवाई भी करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसमें प्रधान जो है वो अपने सगे संबंधी या अपने अकाउंट में या अपने उनके माध्यम से कोई सरकारी कार्य नहीं करा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो उसको श्रमदान घोषित करा दिया और दूसरा प्रधान को अपने पद से भी हटाने के लिए भी जो लीगल प्रोसेस है उसको भी चालू कर दिया। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं में भी जहाँ पे क्वालिटी की शिकायत आती है, तो क्वालिटी की शिकायत में हम लोग का पहला ये रहता है कि उसको सुधार कराया जाए और नहीं तो कटौती करी जाए। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी कार्यदायी संस्था है वहाँ पे अग्रीमेंट होता है, कोई भी एक व्यक्ति है जो कार्यदायी संस्था के साथ एग्रीमेंट करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, तो उस एग्रीमेंट के अनुसार ही हम लोग निर्णय लेते हैं। बाकी बहुत जगह ब्लैक लिस्टिंग भी हुई है। अभी PMGSY की रोड्स है जहाँ पे जो फर्म है उसको ब्लैक लिस्ट किया गया और रीटेंडर किया गया। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग कार्रवाई करते हैं। गाजीपुर में सर एक महत्वपूर्ण शिकायत रहती है, RAS, PWD, जिला पंचायत, इन विभागों में व्यक्तिगत और विभाग, इन दोनों के अलग अलग कमीशन बने हुए हैं, जिससे काम की गुणवत्ता में बहुत असर आता है। अभी जैसा हमने बताया RES के मामले में जहाँ पे गुणवत्ता ख़राब की बात सामने आई थी, तो हम लोग ने फर्म को ब्लैक लिस्ट किया। अभी PWD में भी एक शिकायत सामने आई थी जिसको हम लोग ने TAC जांच के लिए भेजा हुआ है। तो जहाँ पर भी आता है हम लोग कार्रवाई करते हैं उस पर। ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हैं, लेकिन लोगों को फिर भी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जानकारी का अभाव है या पुरानी व्यवस्था की वजह से ऐसा हो रहा है सर? देखिए, डिजिटाइजेशन बहुत हद तक हुआ है और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं अभी भी ऑफलाइन हैं जिसको डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है, तो उस पर भी गवर्नमेंट लेवल पे वर्क हो रहा है। अब जैसे पूरा जो कोर्ट प्रोसेस है वो भी अब ऑनलाइन VC के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो है इसमें जी, कोई डाउट नहीं। क्योंकि भ्रष्टाचार की बात आती है तो कम या ज़्यादा ये व्यवस्थाओं में बना रहने वाली ऐसी व्यवस्था हो गई या बना हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इतनी ट्रेनिंग, शपथ के बाद ऐसी घटना सुनते हैं, जनता के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास नहीं हो पा रहा है। देखिए, जहाँ भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, अभी जैसे एक मामला सैदपुर का सामने आया था जिसमें
वहाँ के ही एक कर्मचारी ने जो हमारा रजिस्टर 4 का पैसा है वो अपने अकाउंट में या ट्रांसफ़र कर दिया था, या किसी फर्जी साइन बना के ट्रांसफ़र कर दिया था, तो उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी, बल्कि उस पर हम लोगों ने मेजर पेनल्टी भी लगा दी है। तो जहाँ भी संज्ञान में आता है वहाँ पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। आप सर, आपकी जो चर्चा होती है बाहर, वो नए एक्सपेरिमेंट के लिए होती है, यहाँ गाजीपुर के लिए कुछ है? एक्सपेरिमेंट अभी तो हमें 3 महीना हुआ है यहाँ पे, अभी तो यहाँ की जो सिचुएशन है उसको हम समझ रहे हैं। बाकी मेरा तो फोकस यही है कि पब्लिक ग्रीवियंस जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऐसी कराई जाएं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका जो है बेहतर क्रियान्वयन हो। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे मेरा फोकस है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण अगर प्रॉपरली अगर कराया जाए तो पूरा समाज का और पूरे परिवार का जो है सशक्तिकरण होता है। ये सेल्फ कैपेसिटी या वाया CSR? नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो हम लोग पहले लोनिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो SRLM की स्कीम्स हैं उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी बैंक से लोनिंग पे प्रयास कर रहे हैं। बाकी CSR एक्टिविटीज़ भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे CSR करना चाहती हैं उनको भी हम लोग इनवाइट करते हैं कि भाई आप सोशल सेक्टर में CSR करें। जनता और सरकारी अधिकारी या अधिकारी, इनमें इतना गैप दिखता है कि एक डर का माहौल है। मतलब कि अगर आम जनता अगर किसी अधिकारी के कक्ष में जाना चाहे, कमरे में जाना चाहे, तो कमरे के बाहर खड़े होकर 10 बार सोचता है। ये गैप क्यों है? अब तो हमें नहीं लगता है ऐसा कोई गैप है। कारण ये है क्योंकि जब से थाना दिवस, तहसील दिवस, जनता दर्शन इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं, तब से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट भी जनता का अधिकारियों के साथ है। बाकी दोनों लोग एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें और एम्पैथाइज करें दोनों की सिचुएशन, तो वो बेहतर रहता है। अगर जनता सरकारी बाबू से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक किसी से भी सवाल पूछते या क्रॉस क्वेश्चन जिसको कहे कर दे और 2-3 बार प्रश्न पूछ दे, तो सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाकर चुप करा दिया जाता है। नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। बाकी ये है कि हर ऑफिसर को प्रोफेशनल कंडक्ट करना चाहिए, दूसरा कोई रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए जनता के साथ, और जनता को भी इतना एम्पैथाइज करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ का पालन करें। अगर वो गलत कहीं पे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जबकि इस जनपद में ये देखा गया है कि राजस्व विभाग ने मान लीजिए कहीं पे लैंड का मेजरमेंट किया और खूंटा गाड़ा, तो जनता उसको नहीं मानती है, खूंटा तोड़ देती है। तो मतलब रूल ऑफ लॉ का पालन करना भी एक इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा डिसिप्लिन जनता को भी अपने अंदर लाना चाहिए। बाकी ऑफिसर्स को तो बिल्कुल प्रोफेशनल कंडक्ट रखना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या सर इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जनता जो है वो संविधान जो है वो ठीक से नहीं जानती है, वो इस कारण जो है अधिकारी ज़्यादा ताकतवर लगता है? देखिए, थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन तो है, बट आजकल जनता काफ़ी सोशल मीडिया और इन सब के माध्यम से काफ़ी जागरूक हो गई है और अपने राइट्स को लेके और अपने को लेके काफ़ी संवेदनशील हैं। बट यही है कि एक्चुअल प्रॉब्लम को भी समझने की ज़रूरत है। हर आदमी प्रयास करता है कि बेहतरी किया जाए, बट एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में विशफुल थिंकिंग हम कर लें और एक दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनमें समय लगता है सॉल्व करने में, तो इसलिए जनता को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। यूथ के बारे में अगर हम बात करें तो आज के समय हम यूथ को देखें तो बहुत एग्रेसिव है। इतना एग्रेसिव है कि स्कूल में हत्याएं हो जा रही हैं, टीचर्स को पीट दिए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं और कहाँ ये कमी देखते हैं आप? देखिए, हमें एथिक्स और मोरालिटी इनकलकेट करना चाहिए बच्चों में, और इस पे हमने अभी जो कार्यशाला, निपुण कार्यशाला हुई थी, उसमें हमने वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी और DIOs को भी इस बारे में बताया है कि एक हम लोग इसका भी एक करिकुलम बना के इस पे भी काम करें। अगर बेहतर संस्कार हम बच्चों में देंगे तो ये सब घटनाएं नहीं होंगी, और हमें मिल के इस देश को आगे बढ़ाना है। अगर ये सोच होगी नेशनलिज़म की, पैट्रियोटिज़म की, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं नहीं होंगी भविष्य में।
स्कूल और पेरेंट्स के साथ भी आपका या सरकारी अधिकारियों का या इससे कंसर्न अधिकारियों का भी संवाद होता है? हाँ, मतलब हमने स्कूल्स के भी विज़िट किए हैं। अभी रिसेंटली मेरी कस्तूरबा गांधी के बच्चों से भी बात हुई थी, वहाँ के भी टीचर्स से मुलाकात हुई थी। तो बेसिक उनके जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग रिज़ॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। ड्रग्स, कोकीन, गांजा, इस तरह की चीज़ें आजकल यूथ में बहुत प्रचलन है। मतलब हम अपने समय की बात करें तो या आप अपने समय की बात करें तो ऐसी स्थिति में घर से पिटाई हो जाती थी नाम लेते ही। अब हर दूसरा बच्चा यूज़ कर रहा है। देखिए, इस पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो है एक्शन पुलिस द्वारा और एजेंसीज़ द्वारा, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ द्वारा लिया जा रहा है। साथ ही अवेयरनेस ड्राइव भी हम लोग स्कूल के माध्यम से, कॉलेजेस के माध्यम से चला रहे हैं। साथ ही ऐसे लोग जहाँ से ये सोर्स है, उसको हम लोग चिन्हित करके उसका भी नष्टीकरण का कार्य जो है वो कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या मोबाइल कंटेंट जो होते हैं वो उसके कारण भी बच्चे जो है वो मोबिलाइज हो जाते हैं इन चीज़ों में? देखिए, मीडिया से और सोशल मीडिया से अवेयरनेस तो बढ़ रही है, बट वही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, समाज के निर्माण में ले जाएं, ये आवश्यक है। और ये शिक्षकों का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है कि किस तरीके की शिक्षा बच्चों को देते हैं। तो वही इसीलिए हमने बताया कि निपुण के लिए हम लोग एथिक्स में भी बच्चों को निपुण बनाने के लिए एक कार्य योजना बना रहे हैं। पेरेंट्स कहता है अगर स्कूल में बच्चे को किसी टीचर ने मार दिया तो वो सीबीएसई का हवाला देने लगता है या नियम का हवाला देने लगता है कि आपने मेरे बच्चे को क्यों पीटा। तो क्या ये भी एक कारण होता है कि बच्चे और टीचर में गैप हो जाता है? देखिए, वो पॉइंट है एम्पैथी का। एम्पैथी का ये है कि आप किसी टीचर ने किसी बच्चे को अगर मतलब डांटने के साथ साथ अगर इस तरह का कार्य किया तो उसके पीछे की मानसिकता क्या है। अगर इंटेंशन अच्छा है, बच्चे के सुधार को लेके है, तो ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अगर इंटेंशन ख़राब है तो फिर उसको भी, मतलब ये इंटेंशन का डिफ्रेंशिएशन लोगों को आना चाहिए करना। क्या अगर 18 से कम उम्र के बच्चों का बहुत सीरियस क्राइम नहीं है तो प्रशासन उस पर सॉफ्ट रुख रखती है या इक्वली ट्रीट करते हैं? नहीं, उसके लिए तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में और प्लस जो बीएनएसएस में जो धाराएं हैं, उनका एक अलग प्रोविज़न है 18 इयर्स के नीचे के लिए। तो मेन रिफॉर्मेटिव होता है कि जो भी ऐसे अपराध हों उसमें रिफॉर्मेशन का ही मेन प्रयास होता है। सर, ये जो क्राइम बच्चे करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें परिवार को कितना दोषी हम माने? देखिए, जो शुरुआत होती है संस्कार की वो तो घर से होती है। तो पेरेंट्स ज़रूर को प्रयास करना चाहिए कि बेहतर संस्कार बच्चों में दें। बाकी शिक्षकों का रोल और एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, तो वो भी जो है महत्वपूर्ण है। ये सर एक हुआ है, सफलता मतलब यूपीएससी, पढ़ाई मतलब यूपीएससी, ज़िंदगी मतलब यूपीएससी। कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, मेरा तो बड़ा ही क्लियर कहना है, आप मेहनत अपना करिए। मेहनत करके रिज़ल्ट जो है उसके बारे में भगवत गीता में भी कहा गया है कि रिज़ल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए। अपना कर्म अच्छा रहे, बाकी एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। और जीवन में जो भी आपको मतलब मिलता है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए आप। और बाकी हर व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिलता है, इसलिए यूपीएससी ही फाइनल चीज़ नहीं होती है। आप बेहतर एक ह्यूमन बीइंग बने, इस पे आपको काम करना चाहिए। जिस घर में कोई आईएएस या आईपीएस निकलता है उस घर की इज्जत पूरे मोहल्ले में बढ़ जाती है। ये गर्व स्वाभाविक भी है, लेकिन इसी के साथ एक और मैसेज जाता है कि जो नहीं निकाला वो कम है। इसको आप कैसे देखते? देखिए, हमें लगता है सर्विसेज को ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है। ऐसे देखा जाए तो ये भी एक पब्लिक सर्विस है। और अगर फॉरेन कंट्रीज़ में भी पब्लिक सर्विस लोग करते हैं, इवन एक चाहे वो सफाई कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी करता है, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर है वो भी अपनी ड्यूटी ही कर रहा है हर जगह। तो हमें लगता है डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, यही एक सही रास्ता है। आज 18-19 साल तक के बच्चों से अगर पूछें कि यूपीएससी क्यों करना है तो बहुत कम जवाब होंगे। जो पॉलिसी पब्लिक सर्विस से जुड़े हों, क्या सही एजुकेशन न मिल पाना या सही काउंसलिंग न हो पाना भी यूपीएससी की तैयारी करने में बाधा होती है या जानकारी न होने के कारण दिक्कत होती है? नहीं, अब तो कंटेंट जो है वो ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल है। तो अब तो जो
प्रॉपर मेहनत कर लेता है या प्रॉपर उसने एग्ज़ाम के पैटर्न में अच्छे से पढ़ाई की है तो उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन की। और पुराने समय में ये था कि आंसर राइटिंग के लिए आपको डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में दिल्ली में या लखनऊ में या फिर जाना पड़ता था। तो अब तो खैर डेमोक्रेटिक हो गया है हर चीज़। सर यूपीएससी की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिज़ल्ट में हिंदी मीडियम का रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन उसका घटता जा रहा है हर साल दर साल। मातृभाषा है हमारी। ये बात सही है कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और हिंदी मीडियम से कम हो रहे हैं। इसका एक और रीज़न है कि कंटेंट जो है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबिलिटी कम है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम। तो और दूसरा ये भी रीज़न है कि बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़ जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो ये एक रीज़न है। बट अब तो कंटेंट काफ़ी बढ़ गया है, हिंदी मीडियम से भी बच्चों का सिलेक्शन बढ़ा है। सर क्या ये आयरोनी नहीं है कि आईएएस आईपीएस का काम जो है वो आम जनता से होता है? वो जनता जो हिंदी में सोचती है, भोजपुरी में बोलती है, मैथिली में रोती है, ऐसा नहीं लगता कि इस पब्लिक सर्वेंट की भाषा और पब्लिक की भाषा के बीच एक खाई है? वो सिस्टम की देन है? नहीं, अभी जो हम लोग का जो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें हम लोग काम करते हैं वो तो हिंदी ही है यूपी में। और कुछ स्टेट्स में जैसे इंग्लिश भी है, यूनियन टेरिटरी में या साउथ में कहीं पे, बल्कि लोकल लैंग्वेज भी है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें या कहीं पे तो लोकल लैंग्वेजेस भी हैं। तो मेन पर्पस यही होता है कि बेटर कनेक्शन लोगों के साथ स्थापित हो सके। सर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इस समय एआई पर काम कर रहे हैं, जो देश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो किसी स्टार्टअप में बैठकर किसानों के लिए, मरीजों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए कर रहे हैं, आपने भी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, उसके योगदान का कितना वैल्यू रहता है? नहीं, देखिए एआई का डेवलपमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसे डिजिटाइजेशन की बात है और फ्यूचर में भी बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो एआई के माध्यम से भी डिलीवर हो पाएंगी। इसके साथ ही लोगों को ये लगता है कि एआई के आने से जॉब्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि ऐसा है नहीं। जब 90s में आईटी सर्विसेज शुरू हुई थी तब भी लोगों को लगा था, जबकि जॉब क्रिएशन ही बढ़ा था। बट आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। अगर हम टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव नहीं करेंगे तो बाकी देश तो इम्प्रूव कर ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि टेक्नोलॉजी का बेटर यूज़ हो और लोगों के हित में यूज़ हो। सर इतने व्यस्त जिम्मेदारी के बीच आप तनाव को कैसे संभालते हैं? अगर आप आईएएस अधिकारी न होते तो क्या बनना चाहते? देखिए स्ट्रेस का हमें ये समझ में आया है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस से बचने के लिए। तो अगर किसी को स्ट्रेस है इसका मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। तो जहाँ आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। इस गाजीपुर ज़िले की सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है आपको पिछले 3-4 महीनों में? हमें तो ये लगता है कि हमें पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ की पर कैपिटा इनकम अभी अराउंड 60,000 रुपीज़ है, जो कि स्टेट एवरेज का भी लगभग 50% है। तो लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जॉब क्रिएशन और पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, यही हमारा। इसीलिए आप देखेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही एक सोल्यूशन है। ये गाजीपुर की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया पिछले 4 महीनों में? लोग बहुत इमोशनल हैं यहाँ पे। पूर्वांचल का भी इस तरह का कल्चर है, लोग काफ़ी इमोशनल हैं, लैंड को लेके काफ़ी इमोशंस हैं। ये एक चीज़ है। बाकी काफ़ी एक अपनत्व टाइप का भी लोगों का माहौल है और सम्मान भी करते हैं काफ़ी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सम्मान होना चाहिए। गाजीपुर के लोगों के बारे में आपकी सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए अगर अच्छी चीज़ तो जैसा हमने बताया, लोग मेहनती भी हैं। यहाँ के काफ़ी लोग जो हैं गवर्नमेंट सर्विस में भी जा रहे हैं। और ख़राब चीज़ यही है कि जो लोग रूल ऑफ़ लॉ का पालन करना चाहिए, भले ही वो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हो, बट रूल ऑफ़ लॉ का सबको पालन करना चाहिए। और रूल ऑफ़ लॉ का पालन सिर्फ मतलब क्राइम से रिलेटेड नहीं है, हर सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इवन चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, रूल ऑफ़ लॉ का सबको पालन करना चाहिए। गाजीपुर की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को प्रमोट करने के लिए कुछ प्लान है?
यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल जगह हैं जिस पे टूरिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा जो है काम कराया जा रहा है। हम लोग भी आगे उसको बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे मठ हैं यहाँ पे जो काफ़ी पुराने मठ हैं, उनका रिवाइवल का भी प्लान है, काम भी अभी चल रहा है। और ये एक हिस्टोरिकल भूमि रही है, गंगा नदी के तट पे है जी। और यहाँ पे एंशिएंट सेजेस से लेके काफ़ी लोगों ने यहाँ पे काफ़ी काम किया है। पीजी कॉलेज चौराहे से पश्चिम तरफ लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है। उस मकबरे में कार्नवालिस की जो प्रतिमा है उसके ठीक नीचे पत्थर पर 2 चित्र उकेरे गए हैं। एक तरफ हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे ब्राह्मण जनेऊ और शिखा दिखता है उस चित्र में, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे किसी मौलवी का उस तरह का चित्र जो सर झुकाए और हाथ समेटे उसके प्रतिमा के ठीक नीचे है। ये गुलामी की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। पिछले दिनों सरकार की योजना थी कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, तो इस प्रतिमा की तरफ आपका अगर ध्यान जाए या उसको लेकर के कोई। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो वहाँ पे मूर्ति लगी है वो बेसिकली ये है कि वो हिस्टोरिकल ब्रिटिश इंडिया के टाइम्स का है जी। बाकी अब तो 47 के बाद इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, तो अब तो इस तरह का कोई माइंडसेट लोगों के मन में भी नहीं है। डेमोक्रेटिक है, लोग इलेक्ट करते हैं, जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वही रूल करती है, तो लोग ही सबसे पावरफुल हैं आज के समय। सर, अपने यहाँ एक विषय है किसानों से जुड़ा। पहले 5 रुपए में, फिर 10 रुपए में, फिर 15 रुपए में जो खतौनी मिलती थी उसमें एक खतौनी में 10 गांठे मिल जाते थे उस मौजे के। अब उस खतौनी का अपने यहाँ तहसील में दाम 20 रुपया हो गया और गांठा जो 10 था वो घट के 1 हो गया। किसानों पर ये अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। नहीं, देखिए, खतौनियों का अंश निर्धारण तो हुआ है, बट ये जो आप बता रहे हैं इसको एक बार हमें वेरीफाई करना होगा, इस फैक्ट को। पिछले दिनों अखबार में एक खबर आई थी सर, पूर्व मंत्री विजय मिश्र के पहल पर गोंड और खरवार समाज जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनका प्रतिनिधिमंडल संभवतः मिला था। क्या समस्या आ रही है प्रमाण पत्र बनवाने में? देखिए, जो इस समाज से लोग आते हैं उनका तो प्रमाण पत्र बनाया जाता है, बट जो लोग इस समाज से नहीं आते हैं उनका प्रमाण पत्र वो लोग चाहते हैं कि प्रमाण पत्र बने, क्योंकि उससे उनको एक लाभ मिलता है। परंतु उसके अपने गवर्नमेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, उन्हीं के अनुसार जो है कार्रवाई की जाती है। सर, पिछड़े ब्लॉक में बुनियादी स्वास्थ्य ढांचों की बड़ी कमी है। डॉक्टरों की उपस्थिति भी बहुत कम रहती है और दवाइयों की भी कमी बहुत ज़्यादा है। इसको लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के कोई देखिए, पहल? इसमें तो दवाइयों को लेके तो कमी नहीं है, दवाइयों की उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी नहीं है। डॉक्टर्स को लेके ज़रूर कमी है, जिसको फिलअप करने का प्रयास किया जा रहा है। रिसेंटली हम लोगों ने भी NHM के माध्यम से डॉक्टर्स के पद भरे थे। बाकी अभी गवर्नमेंट ने भी PMS के नए डॉक्टर्स, यहाँ पे लगभग 30 नए डॉक्टर्स गाज़ीपुर में दिए हैं। तो धीरे धीरे स्वास्थ्य विभाग का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बाकी जो भी यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी हम लोग यही संदेश देते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। प्राइवेट सेक्टर में भी हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कॉस्टिंग एक इशू है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस की स्कीम लाई है। जैसे आप जो स्वास्थ्य बीमा वाली जो स्कीम है, इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। इससे गरीबों का काफ़ी इलाज जो हो रहा है, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। सर, ये सदर हॉस्पिटल जो पीजी कॉलेज चौराहे के बगल में है, उस चौराहे से लेकर के और हॉस्पिटल तक एक तरफ दवाइयों की दुकान जो बाहर अतिक्रमण करके इस प्रकार से आगे बढ़ी हुई है कि 2 एम्बुलेंस अगर एक उधर से आए और एक इधर से जाए तो क्रॉस नहीं हो पाती है। बड़ी समस्या आए दिन होती रहती है। उस पर अतिक्रमण पर कुछ? देखिए, अतिक्रमण के अगेंस्ट तो हम लोग अभियान समय समय पे चलाते हैं। ये जो आपने बात बताई है इसका भी हम लोग संज्ञान में लेके इस पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, दवाइयों में कमीशन जग जाहिर है, लेकिन फिर भी दुकानों पर ये MRP पर मिल रही है। इसके लिए CMO या अन्य लोगों से वार्ता या कुछ उसके लिए पहल? देखिए, गवर्नमेंट की जो दवाइयाँ हैं, गवर्नमेंट की जो मेडिकल सप्लाईज़ की दवाइयाँ हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती हैं। 289 तरह की दवाइयाँ हैं। बाकी जो फार्मेसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है MRP पे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगी, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं। प्राइवेट जो सर दवाइयाँ, हाँ, जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स पे जो दवाइयाँ हैं वो तो MRP पे ही मिलेंगी, इसमें कहीं पे कोई ऐसा वो नहीं है। सर, अगर वो डिस्काउंट देना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, बाध्यता नहीं है, MRP से ऊपर नहीं दे सकते।
सर गाजीपुर की एक मूल समस्या है जिसको आपने आते ही कुछ कम करने का प्रयास किया, सड़कों का। ये 7-8 सालों से सीवर का और इन सब के नाम पर इतने लंबे समय से यहाँ की शहर की सारी सड़कें खराब हैं। इसको ठीक करने के दिशा में देखिए, ये जो शहर की सड़कें हैं इसमें मल्टीपल एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं। जैसे नगर पालिका है, पीडब्ल्यूडी है, और भी एजेंसीज़ हैं जिनकी रोड्स हैं। तो नगर पालिकाओं के पास फंड्स की कमी होती है, तो सभी रोड्स जो हैं वो रिपेयर नहीं करा सकते हैं। इसीलिए अभी हम लोगों ने लगभग 6 करोड़ की रोड्स जो हैं वो विनियमित क्षेत्र जो रेगुलेटेड एरिया से सैंक्शन कराई हैं। बाकी 3 रोड्स जो पीडब्ल्यूडी की हैं उसका सैंक्शन का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी की कार्ययोजना में भेजा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक शहर की सभी रोड्स जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगी। सर एक सड़क और है जो पीजी कॉलेज से चोचकपुर की तरफ, करंडा ब्लॉक की तरफ जाती है। वो आदर्श बाज़ार तक पिछले 7-8-10 वर्षों से लगातार ख़राब पड़ी हुई है। वो नगर पालिका के अंतर्गत भी संभवतः आता है, लेकिन उस पर कोई पहल नहीं हो पाता। वही जैसा हमने बताया आपको अभी सर कि लगभग 6 करोड़ की रोड्स हम लोगों ने रेगुलेटेड एरिया से सैंक्शन कराई हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी की 3 रोड्स जो हैं वो हम लोगों ने अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। तो ये 8-9 रोड्स अगर हो जाएंगी तो मैक्सिमम रोड की प्रॉब्लम शहर की सॉल्व हो जाएगी। सर सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उसमें जेनरिक मेडिसिन की जगह क्या प्राइवेट मेडिसिन हावी है? नहीं, देखिए जैसा हमने बताया 289 तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो तो गवर्नमेंट मेडिकल सप्लाई से आती हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य तरह कोई मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है तो वो फिर जो है वो सप्लाई जो है वो फार्मेसी से ली जाती है। एमआरआई फ्री की आपने एक बार चर्चा की थी, तो ये पॉसिबल है? देखिए, ट्रॉमा सेंटर के लिए ये बात चल रही है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो फ्री ऑफ कॉस्ट था ही। बाकी मेडिकल कॉलेज में ये किसी हॉस्पिटलों में बीएचयू अन्य जगहों पर भी फ्री नहीं है, और फ्री होने के बाद जैसे एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, बड़ा दबाव आ जाता है, जबकि रेडियोलॉजिस्ट की बड़ी कमी है जनपद में। देखिए, 2 चीज़ें हैं, अलग अलग पहलू हैं। जो भी यूज़र चार्जेस लिए जाते हैं उस यूज़र चार्जेस से उस हॉस्पिटल का ही बेहतरी का काम किया जाता है। तो ये यूज़र चार्जेस ना होना कोई सलूशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी ट्रॉमा सेंटर क्योंकि इमरजेंसी सर्विस है, उसके लिए हम लोगों ने बोला है कि वहाँ पे यूज़र चार्जेस ना लिए जाएं। उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बर्डन हॉस्पिटल पे ही हो जाएगा? एक्स्ट्रा बर्डन के लिए होगा भी, बट आज के समय में ये भी BHU समझना में- होगा हाँ। कि अब बीएचयू की क्या व्यवस्था है इसके फ्री बारे नहीं में है हमें सब। जानकारी नहीं है। बट ये है कि हम लोग यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर के लिए तो फ्री करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो सर हम लोग अब अपने लास्ट राउंड रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ेंगे। आपको जो है कम शब्दों में जिसको जवाब देना है। आपकी हॉबी? हॉबी म्यूज़िक सुनना, रीडिंग करना। किस तरह की म्यूजिक सर? म्यूज़िक मतलब इंडियन म्यूज़िक या वेस्टर्न, दोनों। आईएएस इस जीवन जो आपका है, आईएएस जीवन में सबसे प्राउड मोमेंट इस समय? प्राउड मोमेंट मतलब मेरा वे ऑफ थिंकिंग बदला है विद टाइम। पहले कभी लगा होगा कि हो सकता है सिलेक्शन एक प्राउड मोमेंट रहा, बट हमें लगता है अब लाइफ पीसफुल रखना वो ज़्यादा प्राउड रहता है उससे। मैंने अनुभव से सीखा। सबसे टफ मोमेंट क्या रहा? टफ मोमेंट जो है वो लाइफ में विभिन्न चीज़ों में टफ मोमेंट आते हैं, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं, बट समय के साथ उसको हम लोग मतलब उसको डील करना ही पड़ता है। यूपीएससी की सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी? यही है कि प्रोसेस जो है उसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 1 साल का, तो काफ़ी पेशेंस रखना होता है अगर इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो। डीएम बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई, और मतलब ये है कि लोगों के प्रति एम्पैथी भी ज़्यादा बढ़ गई। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है तो एटलीस्ट थोड़ा आदमी और ज़्यादा मतलब अपने पे फोकस ज़्यादा कर पाता है। एक सुपर पावर होती तो आप क्या करते? मतलब अब उस तरह का हम सोचते नहीं हैं, मतलब ठीक है जो भी है सब अच्छा है। राजनीति और प्रशासन में सबसे बड़ा अंतर क्या? पॉलिटिकल जो क्लास है वो सुप्रीम है, वो तो लोगों द्वारा इलेक्टेड है, उन्हीं को डिसाइड करना है कि देश को कैसे आगे ले जाना है या प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है। ब्यूरोक्रेसी जो है उसका काम है इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को और रूल्स के विदिन काम करना।
गाज़ीपुर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, और इसको अगर सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री के लिए भी एसेट हो सकता है। यहाँ से बहुत लोग फ़ौज में जाते हैं तो देश की सीमा पे कर रहे हैं काम। बाकी पैरामिलिट्री और पुलिस में भी काफ़ी लोग हैं। फेल्योर से क्या सीखा? फेलियर से यही सीखा कि क्या कोर्स करेक्शन करना है आगे के डायरेक्शन में, और किस तरीके से वो जो मिस्टेक है वो दोबारा ना की जाए। बिहार और यूपी, एक कंपैरिजन। कल्चर, फूड वर्क। दोनों का कल्चर सिमिलर हमें लगता है। बाकी हिस्टोरिकली सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में भी थे। अब जो है काफ़ी प्रोग्रेस दोनों स्टेट्स कर रहे हैं। गाज़ीपुर की सबसे बड़ी समस्या? जैसा हमने बताया, हमें एम्प्लॉयमेंट जो लगता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऐसे तो अगर देखा जाए रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए गाज़ीपुर में, बट ये है कि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए और लोगों को एक सब्सटैंटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए और लोगों का दिमाग नेगेटिविटी से हटाया जाए। सबसे बड़ा विकास का अवसर? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो 2 आ रहे हैं, साथ ही एक हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल जोन का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। वो भी अगर स्वीकृत हो जाता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो अच्छा डेवलपमेंट होगा यहाँ का। गाज़ीपुर के यूथ के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मेहनत करें और एथिक्स रखें, एथिकल होके मेहनत करें। थैंक यू सर समय देने के लिए, क्योंकि बहुत व्यस्तता थी और उस व्यस्ततम समय में से आपने समय दिया। तो अगले मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।